छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल और फटाफट से सवाल लेना शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें मिला है आयुष अग्रवाल जी का। पहले तो गुड मॉर्निंग आयुष जी। इनका सवाल वैसे शरद सर से था, लेकिन बंधन बैंक पर मैं सवाल ले रहा हूं इनका प्रदीप भाई से। 184 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, 1 साल का इनका विजन है। प्रदीप भाई, क्या किस तरह से सोचे बंधन बैंक को लेकर? काफ़ी नीचे आ गया, अभी बीच में तो अच्छा बस बनना था इस काउंटर पर। आप देखिए, मुझे लगता नहीं कि बंधन बैंक के उनको पोजीशन लॉन्ग रखना चाहिए फिलहाल। अभी तो आप बने रहिए 130 के स्टॉप लॉस के साथ। 130 अगर कभी भी ब्रेक होता है तो आपको निकल जाना चाहिए। देखिए, लास्ट जब से आईपीओ आया है तब से लास्ट 6-7 सालों में आप देखेंगे 6% का भी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको नहीं मिला है। एंड कंपनी बेसिकली कोलकाता बेस्ड ही है, माइक्रो फाइनेंस से स्टार्ट हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरनल तो कुछ तो प्रॉब्लम है, इस वजह से स्टॉक अभी नहीं चल पाया। इनफैक्ट देखेंगे जब से स्टॉक लिस्टिंग हुआ है, आप शॉर्ट टर्म यहाँ पे व्यू नेगेटिव ही रहेगा। हो सकता है कि आपको एक बार 135-30 से एक बार सपोर्ट लेके फिर से 160-70 तक चले जाए, लेकिन दैट्स नॉट मीन्स कि यहाँ पे आपको बढ़िया, आप शांति से यहाँ पे पैसा बना पाएंगे। पहले बंधन बैंक का जो सीईओ था चंद्रशेखर घोष जी, उनके जब लीडरशिप था तभी भी बैंक नहीं चला। अभी करेंट जो सीईओ है पार्थ प्रतिम शेमगुप्ता जी, उनका भी लीडरशिप में बैंक नहीं चल रहा है। बैंक का फोकस थोड़ा डाइवर्सिफाई हुआ है इंश्योरेंस में, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप देखेंगे रिसेंटली जो बैंकिंग इंडस्ट्री में फ्रॉड एंड साइबर फ्रॉड लेके बातचीत हुआ है, कहीं ना कहीं बंधन बैंक के साथ ये बहुत ज्यादा है। सो फिलहाल टेक्निकली भी बात करूंगा। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है नहीं कि ये बैंक आपको इमीडिएट लेवल पे आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। कुछ भी उछाल मिले, उछाल में एग्जिट होने का व्यू ही रखिए। जिस दिन अच्छे से परफॉर्म करेगा, एटलीस्ट 230 250 के ऊपर सस्टेन करेंगे, दैट टाइम वी विल थिंक। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट टाइम में यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है अपसाइड जी। एक हमारे दर्शक हैं स्वप्ना रेड्डी जी। इनका सवाल है वारी एनर्जी का स्प्रेड। स्वप्ना जी, इनका जो ये स्प्रेड है ये शरद सर के साथ ही डिस्कस करूंगा मैं 12 बजे में। एक कोल इंडिया पर सवाल है। कोल इंडिया पर हम काम करेंगे आज स्टॉक एक्सरे में, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर HDFC बैंक है सुभोजीत रॉय जी पर। 670 पर है, इन्होंने लिया हुआ है। ये पूछ रहे हैं सर फुल प्रॉफिट बुक कर लें या अभी बने रहे इसमें? प्रदीप भाई। कौन सा बैंक? एचडीएफसी बैंक, राइट? HDFC बैंक। ओके, देखिए एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी 757 के रेंज पे है, रिसेंटली बहुत नीचे आया है, तो अब बने रहना चाहिए। एचडीएफसी बैंक आसपास कहीं पे ही आपको एक बार जो है कंसोलिडेशन रेंज होते हुए दिखाई देंगे। बेस फॉर्मेशन अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, सो कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस फॉर्मेशन के लिए एक बार वेट कीजिए। 790 ब्रेक होने के बाद आपको अगेन 850 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी भी इसमें डाउन साइड ओपन है। डाउन साइड इसमें अभी भी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जिस तरीके से डेंट लगा है ओवरऑल हम देखेंगे। एंड रिसेंटली मैनेजमेंट की तरफ से भी अलग अलग स्टेटमेंट आया है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम पेशेंस के साथ आपको बने रहना चाहिए। ओनली फॉर लॉन्ग टर्म व्यू है तो वेट कीजिए, शॉर्ट टाइम में अभी कुछ व्यू मत बनाइए यहाँ पे। एक शेयर है, आपको दोस्ती के नाते इस पे आंसर देना पड़ेगा। वो दोस्ती किसकी है? आपकी अंशुल जी की। अंशुल भाई सर्वेश्वर फूड पर काफ़ी बात करते हैं। अब दर्शक उनकी अनुपस्थिति में सर्वेश्वर फूड पर सवाल पूछ रहे हैं। वैसे 10 रुपये के नीचे के शेयर हम एंटरटेन नहीं करते, टूट टूट के अब 10 के नीचे आ गया। अहमद जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर सर्वेश्वर फूड के 5000 से ज़्यादा शेयर हैं। अरे बाप रे, ये तो 2 रुपये 84 पैसे आ गया। इन्होंने तो 6 रुपये 85 पैसे के भाव के लिए हुए हैं। अभी पूछ रहे हैं कि सर एवरेज कर लूं या लॉस बुक करूं। सर अहमद साहब, वैसे हम ये इतने पैनी स्टॉक्स पर बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्रदीप भाई कोई व्यू है तो दे दीजिए। देखिए, व्यू इसमें विवेक जी नेगेटिव भी है, और पेनी स्टॉक जनरली मैं ट्रैक करता नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं चार्ट देख के भी मैं फंडामेंटल देखा नहीं, तो मैं इसमें हमारा कवरेज भी नहीं है, लेकिन टेक्निकल चार्ट देख के कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज है। बेटर होगा जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत मिल रहा है वो लेके निकल जाओ। अल्टीमेटली यहाँ पे पैसा कुछ बनेगा नहीं, और वो होप में बैठा रहना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, कब आएंगे वो पता नहीं, अपना स्टॉक फिर से कब 10 रुपीज 15 रुपीज में होगा, उसमें फोकस मत रखिए। जितना थोड़ा बहुत मिल रहा है लेके आप एग्जिट कीजिए। अदर्स बहुत सारे कंपनीज है, आप वहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मेहुल जी, ये पूछ रहे हैं सर टाटा पावर, इस पर अपना व्यू दे दीजिए।
विवेक जी, टाटा पावर बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे मार्केट में करेक्शंस हुआ है, लेकिन टाटा पावर में कुछ भी करेक्शंस नहीं आया है। हाँ, कल थोड़ा पैनिक था। लास्ट एक डेढ़ दिन पहले हमने कॉल भी दिया था, और उसमें हमारा पहला टारगेट भी आया था 417 पॉइंट समथिंग कुछ हाई लगाया था। सो मुझे लगता है कि 410 के ऊपर सस्टेन करना एक हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 1 वीक 410 एंड अबव सस्टेन नहीं हो जाता, यहाँ पे नेक्स्ट रैली पॉसिबल नहीं हो सकता है। एंड एक नेक्स्ट लीडर बन सकता है मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट इतना ज्यादा नीचे गिरने के बाद भी टाटा पावर जैसे काउंटर नीचे नहीं आया है। थोड़ा भी मार्केट अगर जिस जिस टाइम पे सपोर्ट करेगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाटा पावर जैसे स्टॉक्स आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और 2026 एनर्जी और सानकाई एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो इनका ही अभी टाइम आने वाला है। तो टाटा पावर भी मुझे लगता है कि देखेंगे तो कमिंग फ्यूचर इसमें है। तो 480 500 का टारगेट रहेगा, 365 के स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अच्छा हल्दर साहब, अब मतलब ये रात को ये वाली स्टडी भी शुरू कर दी है क्या? मतलब देख लेता हूँ सर आजकल थोड़ा बहुत बस। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, स्टॉक मार्केट के लोगों में दो चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं। एक तो स्पिरिचुअलिटी, वो ज्ञान समझ जाते हैं भगवान के इंडिकेशन क्या है। और वो भगवान देखिए, का ज्ञान ज्ञान ना शेयरों के मूव देख देख के समझ जाते हैं कि मेरी किस्मत में इतना ही था बॉस, और इससे ज्यादा नहीं था। ये ज्ञान उन्हें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। और दूसरा घर वो वाले एस्ट्रो। हैं जो घर वाले हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एंड घर में मेरा एक्सपर्ट भी है। तो द थिंग इज कि बस मैं ज्यादा देखता नहीं था, लेकिन आजकल मैं भी ज्यादा स्टडी करने लगा हूँ। और क्या होता है कि एक्चुअली आई बिलीव यूनिवर्स, ग्रह नक्षत्र डेफिनेटली काम होता है। अगर आप बिलीव का बात है, आप अगर आप पढ़ाई करते हो वो ब्लाइंडली नहीं, अगर रियली आपका स्टडी है तो एक्चुअल में यू कैन स्पीक। तो बस मेरा स्टडी इसमें स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि नेक्स्ट 1-2 साल में मेरा और भी ज्यादा पकड़ इसमें भी हो जाए। और ऑब्वियसली जब टेक्निकल फंडामेंटल थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, तीनों चार चीज जब मिक्स्ड हो जाएगा कहीं ना कहीं, उस टाइम पे इंटरप्रिटेशन और ज्यादा हाई हो जाता है, आपका जो इंट्यूशन पावर होता है ना मार्केट में। बिल्कुल ठीक है, तो शाम को मतलब आप माला वाला पहन के मिलोगे और हमें दिन में आप कोट पहन कर मिलोगे। चलो ये बढ़िया है सर, ये बहुत बढ़िया लगा आपका। आपने अपने 24 घंटे को हेज कर लिया है, 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रदीप भाई ये बताओ, आपने चलो पावर स्टॉक्स पे जो आपने एस्ट्रोलॉजिकली भी पढ़ा, और वैसे तो मार्केट भी मतलब सीजनलिटी के हिसाब से पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी का सीज़न आता है तो पावर की डिमांड बढ़ जाती है। कल प्रधानमंत्री साहब भी बोल रहे थे कि भाई हमें थोड़ा सा पावर के लिए थोड़ा फोकस करना है। मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर और फोकस करना चाहूँगा, ग्रीन एनर्जी पर। कल प्रधानमंत्री साहब ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि भाई ग्रीन एनर्जी पर हमें फोकस करना है, और हम फोकस पहले से करते आ रहे हैं। मैं ये बात पिछले 8-10 दिन से बोल रहा हूँ, जब से ईरान का वॉर शुरू हुआ है, कि भैया ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स देख लो। ठीक है ये चल नहीं रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन आप याद करो रशिया यूक्रेन के वॉर के समय पर हुआ क्या था। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो वर द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दैट वॉर, क्योंकि उन्होंने रशिया से सस्ता क्रूड लेना शुरू किया था। लेकिन पहले 20% वो पिटे थे। एमआरपीएल उस समय 48 रुपये का शेयर 40 रुपये आया था। चेन्नई पेट्रो करीब 120 रुपये का शेयर 90 या 94 रुपीस तक आया था। तो मतलब ये 20-20% पिटे थे। आप अगर थोड़ा और पहले जाओ, आप जाओ कोविड के समय पे, तो कोविड के समय में भाई दवाइयों की तो डिमांड बढ़ने वाली थी, ये हर आदमी जानता था कि दवाइयाँ तो सब लोग खाएंगे ही, जो बीमार पड़ेगा। फार्मा के भी शेयर पिटे थे पहले शुरुआत में कुछ दिन, 10-15%। प्रदीप भाई ये बताओ, ये जो ग्रीन एनर्जी पर सरकार का फोकस है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं भैया हम फोकस करेंगे, तो ये पिट क्यों रहे हैं? ये मौका दे रहे हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं आपको एग्जैक्टली तो रीजन बता नहीं पाऊंगा कि पिट क्यों रहा है, लेकिन द थिंग इसकी नहीं चल रहा है बहुत टाइम से। इनफैक्ट जितने भी स्टॉक्स हम देखेंगे इंक्लूडिंग इन दिस सेक्टर, आप देखेंगे इनका डेली चार्ट खराब है, वीकली चार्ट खराब है, मंथली चार्ट पे भी कुछ भी सपोर्ट नहीं लग, लाइक एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, एमआरपीएल भी रिसेंटली हमने रिकमेंड भी किया था लास्ट 167 के रेंज पे, जो आपने अभी डिस्कशन कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अभी टाइम थोड़ा चल रहा है, थोड़ा अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर हम अदानी ग्रीन का भी चार्ट देखेंगे, लास्ट 15 अप्रैल 2025 के आसपास एक बार 1,000 के आस रेंज पे आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है।
सो मैं समझता हूँ कि अगर हम एनटीपीसी ग्रीन भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है बहुत टाइम से, तो रदर देन उसको हम चेंज नहीं करेंगे कि क्यों नहीं चल रहा है एंड कब चलेंगे। मुझे लगता है कि एटलीस्ट प्राइस में मोमेंटम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइस में मोमेंटम नहीं आ रहा है तब तक तो मैं पर्टिकुलर थीम में मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चार्ट अभी भी वीकनेस है। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। हो सकता है कि और एक क्वार्टर चले, 2 से 3 महीना चले, लेकिन जैसे ही बाउंस बैक आते हुए आएंगे तो डेफिनेटली वी विल अगेन रिव्यू, हम एक बार डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी पावर स्टॉक जैसे कि अभी बात किया, टाटा पावर, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स को रडार रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक ज्यादा पिटा नहीं है। तो अगर मूव आता है पहले, हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें मूव आएगा। लास्ट ईयर भी पावर स्टॉक्स में कुछ भी मूव ज्यादा नहीं आया था, तो टाटा पावर, अदानी पावर वन ऑफ माई फेवरेट काउंटर है, रडार पे रखना चाहिए। और ग्रीन एनर्जी वाला थी, मुझे लगता है कि अभी भी 1.5 से 2-3 महीना हो सकता है, क्योंकि मार्केट, नॉट ओनली दैट कि ये सेक्टर वाइज प्रॉब्लम है, मार्केट में ओवरऑल कुछ भी बाइंग नहीं देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये सब कुछ थोड़ा बहुत वार खत्म होने के बाद अगर कुछ भी मूव आता है, सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे बाइंग देखने को मिलता है, तो उसके बाद एक बार डिस्कस करना मुझे लगता है कि सही होगा। सर वॉर ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें अलग भी चलने लगेंगी। सिचुएशन तो यही है कि जो परिस्थिति है प्रदीप भाई, अगर बोल्ड मूव लेना है, बोल्ड मूव, जैसे फार्मा में जिन्होंने कोविड के फॉल में लिया, जिन्होंने रिफाइनरी वाले शेयर रशिया वॉर में लिए, जिन्होंने अगर यहाँ पर कुछ लेना है, मैं बोलता हूँ कि आईटी लेना है, ग्रीन एनर्जी के शेयर लेने हैं, कोयले की कोई कंपनी लेनी है, कोयले में वैसे ज़्यादा कंपनियां हैं नहीं, नेवेली लिग्नाइट और कोल इंडिया जैसी कंपनियां हैं जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर काम कर सकती हैं, आप किसके साथ जाओगे? आईटी ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं है, ऑफ कोर्स वो एक अलग ही थीम है, लेकिन आप किसके साथ जाओगे? मैं अभी सर कुछ भी स्टॉक ना सेक्टर में मैं एग्रेसिव बाइंग करने के मूड में हूं ही नहीं। तो मुझे यानी लगता आप है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाओगे? हाँ, तो बेसिकली मैं अभी ना वेट, क्योंकि क्या होता है ना, मैं अभी कुछ भी सेक्टर बता दूंगा यहाँ पे, 4 लोग अभी बाई करके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको वो समझ में नहीं है कि अरे यार ये तो थोड़ा एग्रेसिव मूव है, वो एग्रेसिव वाला वर्ड वो इग्नोर कर देंगे, लेकिन अभी बाय करके बैठेंगे, कल से क्वेरी आना स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ हम बाय किए क्यों नहीं चल रहा है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डोनाल्ड ट्रम्प अपना स्टेटमेंट कुछ दे रहा है एक, और सिचुएशन कुछ हो रहा है अलग। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जैसे ही थोड़ा बहुत सिचुएशन सही होगा उसके लिए एक बार वेट करना चाहिए। ऑब्वियसली आईटी फेयर वैल्यू पे है, फार्मा उतना नीचे नहीं आया है। सो ऑटो पिटाई स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी बेस लेवल पे, बॉटम लेवल पे नहीं आ रहा है। निफ्टी में भी देखेंगे अभी 21,800 अभी भी गैप है नीचे के साइड में, बैंक निफ्टी में भी गैप है। सो देखा जाए तो सिचुएशन अभी भी टाइट है, तो जब तक ये नहीं चेंज होगा ना तब तक मुझे लगता है कि कोई भी सेक्टर पे मैं बुलिश नहीं व्यू अभी बना पा रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं हम तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी अभी ऑलमोस्ट 35-40% कैश में ही है। सो बेटर होगा एक बार थोड़ा और सिचुएशंस को समझेंगे, थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ भी स्टैंड नहीं मैं लेना चाहता हूँ कि ये स्टॉक चलेंगे, ये सेक्टर चलेंगे, यहाँ पे स्टैंड लेने वाला हूँ, क्योंकि कल को अगर फिर से सिचुएशन यहाँ से खराब होते हुए जैसे ही दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं फिर से सब कुछ पीटेंगे। तो इसीलिए बेटर होगा कि वेट करना, कुछ ना करना अपने आप में एक स्ट्रैटेजी होता है। सो नो ट्रेडिंग ऑल्सो ए ट्रेडिंग। सो मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ता मैं अभी थोड़ा देखूंगा, वेट करूंगा, उसके बाद थोड़ा कुछ व्यू बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एसबीआई अभी बाय कर ले? एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, बेबी रॉय जी। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अच्छा रिजल्ट आया था, 1200 एंड अबव भी गया था, अच्छा खासा अभी वैल्यू जोन पे है, 200 पॉइंट वाइप आउट हो गया, 1030 के आसपास है। मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 975 से लेके 1000 की रेंज पे आपको मिलेंगे, डेफिनेटली यू शुड बाय, आपको बाय करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है तो आज बाय करेंगे, कल से पूछेंगे क्यों नहीं ऊपर आ रहा है, क्यों नहीं ऊपर आया, नहीं ऊपर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, नेक्स्ट 2-3 महीना 4 महीना नहीं चलेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं तरुण मांझी जी, ये पूछ रहे हैं सर आरआर काबिल, अब देखिए ये भी आपके मित्र अंशुल जैन साहब का ही शेयर है, जो मतलब वो शेयर इन ए सेंस रिकमेंडेड शेयर है, मैं उनकी कंपनी नहीं बोल रहा हूँ। 1450 आरआर काबिल और बायोकॉन 395। इसमें अपनी राय दीजिए सर, क्या करना चाहिए? अब देखिए बायोकॉन बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 350 एक बहुत बढ़िया जोन है, थोड़ा नीचे आने पे बाई करने का सलाह रहेगा।
अभी थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन फार्मा में ही अगर रहना चाहते हो तो बाय कौन से भी बेटर है, लुपिन का चार्ट। हम्म। लुपिन मुझे लगता है कि आप लेके जा सकते हैं। एक कापा एंड हैंडल फॉर्मेशन है, इनफैक्ट अगर हम देखेंगे 11 साल का ब्रेकआउट एटेम्प्ट ले रहा है हम्म। अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो इसका जो पैटर्न टारगेट है, अगर सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो जाता है, आपको 3200 3300 तक ये मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो बायोकॉन को एक बार इग्नोर कीजिए, अगर है तो कुछ भी मूव आता है थोड़ा बहुत इग्नोर कीजिए आप। उछाल में बेचने का प्लान कीजिए। लुपिन अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करके रखिए। और आर आर कैबल अभी 1314 के आसपास का प्राइस है, एक बार 1170 तक नीचे आ सकता है, उसके लिए वेट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास हायर टाइम फ्रेम में है, करेंट उनसे एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। एवरेजिंग या तो फ्रेश बाइंग मैं एक बार 1170 से 1215 20 तक करने में पसंद करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी भी थोड़ा मैं इसमें डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक शेयर देखना प्रदीप भाई, स्विगी, जहां पर कि अभी एक खबर आ रही है कि कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रही है ₹2.5, 2.59 पर ऑर्डर। अब जो पर ऑर्डर फीस बढ़ जाएगी वो हो जाएगी ₹17.58। ऑलमोस्ट ₹15 से इन्होंने फीस बढ़ा रहे हैं। कैसे देख रहे हो सर स्विगी को? देखिए, स्विगी को ओवरऑल देखेंगे, रिसेंटली इसमें ब्रेकडाउन आ गया था। इनफैक्ट ब्रेकडाउन जो आया था वो बेसिकली 300 के रेंज में, तो 300 के रेंज ब्रेकडाउन होने के बाद 300 के ऊपर नहीं गया। तो जब तक ये 300 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता एंड ट्रेडिंग नहीं करता, तब तक मुझे लगता है कि कुछ भी इसका इफेक्ट प्राइस एक्शंस पे नहीं देखने को मिलेगा। सो बेटर होगा, न्यूज आ रहा है आने दीजिए, आप आपका वॉच लिस्ट में मेंटेन कीजिए। 300 के ऊपर सस्टेन करने में एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी फ्रेश बाय करने का सलाह इसमें नहीं है। ऑल टाइम लो में चल रहा है, ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकडाउन है, वी चार्ट में वीकनेस है। इटर्नल भी भाग रहा है, 2% ऊपर है। इस पर आपकी राय सर? 290 ब्रेक होगा उसके ऊपर के साइड में, उसके बाद मैं इसमें कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लगता है कि सस्टेन होगा। लेकिन अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। रिसेंटली 214-15 के आसपास भी आया था, और इससे पहले भी 2025 जनवरी मंथ पे ही और जनवरी फरवरी के आसपास ही 195 200 के आसपास आया था। तो या तो नीचे खरीदेंगे 205 200 के रेंज पे, या तो 290 के ऊपर खरीदेंगे, बीच में कहीं कभी भी नहीं लेंगे। क्योंकि आई बिलीव कि या तो मोमेंटम अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मोमेंटम आने के बाद मैं लूंगा, अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ तो 205 मैं 205 से 200 के रेंज पे एक वैल्यू बाइंग है, वहां पे मैं बाय करूंगा। 230-40 में कहीं पे पोजीशन नहीं बनाया जा सकता, और अभी क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, सो आई बिलीव कि वेट करना बेस्ट रहेगा। एक शेयर है आईटीसी, जहां पर कि एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं सर 370 पर बाइंग की हुई है, अब कब एवरेज करें? इसमें लास्ट सपोर्ट कहां दिख रहा है आपको? इस सपोर्ट तो इसमें ब्रेक हो चुका है 300 का विवेक जी। तो मैं बोलूंगा एक बार अगर एवरेज करना चाहते हैं तो अगर 300 के ऊपर सस्टेन होता है, जनरली हम थोड़ा एवरेजिंग नीचे करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आईटीसी एंड गोथ्रो फिलिप जैसे स्टॉक्स हमने देखा है जिस तरीके से नीचे आया है, नहीं चल रहा है बहुत टाइम पे नीचे। अभी कोशिश मत कीजिए कि नीचे आ रहा है एवरेजिंग करेंगे, बेटर होगा थोड़ा वेट करके 300 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, फिर से ये आपको 330 350 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। बेसिकली आईटीसी फिर भी तो इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार तो हमने पहले भी जैसे देखा कि प्राइस हाइक कर देता है, बाद में कहीं ना कहीं घूम फिर के ऊपर आ ही जाता है। एंड सिगरेट जिनको लेना है वो ले ही लेता है, तो कहीं ना कहीं बिहेवियर्स लाइफस्टाइल हैबिट चेंज होता नहीं है। सो ओवर द टाइम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चार्ट में अभी वीकनेस है, 290 के रेंज में है, और रिसेंटली 302 300 का लेवल ब्रेक हुआ है। सो इसीलिए बेटर होगा जब तक फिर से अपना 300 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक यहाँ पे कुछ भी व्यू आपको नहीं बनाना चाहिए अभी। सर बीईएल बाय करना चाहिए? बीएल 410 के आसपास है, और बहुत बार बीएल ऑलमोस्ट 395 380 के रेंज पे एक सपोर्ट लिया है। मैं समझता हूँ कि 400 इज अ वेरी वैल्यू जोन, मतलब वेरी वैल्यूएबल जोन फॉर बीएल। सो आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। अगेन स्टॉक आपको 480 एंड 520 तक आते हुए दिखाई देंगे, एंड डिफेंस क्षेत्र से है। सो हमने देखा बहुत अलग अलग स्टॉक नीचे आया है, लेकिन बीएल में उतना करेक्शंस नहीं आया है। सो ये वैल्यू स्टॉक लगता है मुझे, एंड इसमें फंडामेंटल टेक्निकल रीजन भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली हम बाई करके जा सकते हैं।
एक हमारे दर्शक हैं नैन्सी जी बोल रही हैं, पहले तो आज एक्सपायरी ट्रंकेटेड वीक का ट्रुथ सोशल इन सब के चलते गोल्ड सिल्वर निफ्टी ऊपर लग रहा है या ये सब धोखा है, और इतने गम है कि सबकी ज़िंदगी में कि अल्कोहल स्टॉक जो चल सकता है वो बता दीजिए। प्रदीप भाई, ये गोल्ड सिल्वर निफ्टी वैसे कल तो ये तीनों ही नीचे थे, मतलब, और जो ये बाउंस ले भी रहे हैं इसमें से किसके बाउंस पे भरोसा करें? और दूसरा कि कोई लिकर स्टॉक है, सही बोल रहे हैं कि इस समय लोग गम में ही जा रहे हैं, गम के मोड में जा चुके हैं हम लोग। देखिए अभी बेसिकली सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में $63 के आसपास चल रहा है, गोल्ड 4,350। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा और थोड़ा पैनिक यहाँ पे आ सकता है। सिल्वर बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 58 तक टच हो सकता है, एंड गोल्ड 4,000 तक, 4,050 तक टच हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ से भी कंटिन्यू होगा। एंड हमने ऐसा पहले देखते थे कि यार इक्विटी मार्केट ऊपर है तो गोल्ड सिल्वर इसका उल्टा रिएक्शन देता है। तो अभी तो क्या है, पूरा पूरा मार्केट ही जब क्रैश हो रहा है, गोल्ड सिल्वर नीचे, इक्विटी मार्केट नीचे, सब कुछ ही नीचे होता है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जोन के आसपास तो आ गया है। अभी भी यहाँ से डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड लीकर स्टॉक्स अभी एबीडीएल भी अगर देखेंगे, ये बस डेड कैट बाउंस आ रहा है, ये भरोसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि मार्केट में जितना भी मूव आ रहा है, इस मूव में हम, मुझे लगता है कि भरोसा करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। वो गम ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जितने भी तिलक नगर इंडस्ट्री, एबीडीएल, यूनाइटेड स्पिरिट जैसे स्टॉक्स है, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ से बाइंग आ रहा है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे अभी कुछ भी भरोसा करने जैसा स्टॉक है एंड सेक्टर है। अभी अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा, आपका फेवरेट जीएम रेवरीज इसमें कुछ है? मतलब ये अक्सर इस सीज़न में चलता है, रिजल्ट सीज़न में, और स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। विवेक सर, आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं अभी भी इसमें कुछ भी पॉजिटिव मूव अभी नहीं देख पा रहा हूँ। स्टॉक में मैं दिसंबर में कॉल दिया था, 20-25% हमने प्रॉफिट बुक कराया, बस खत्म, उसके बाद नीचे आ गया। अभी तो ये जो भी 2-3% चल रहा है, ये मूव क्या है ना, कल तक सस्टेन नहीं हो पाएगा, कल परसों तक हो भी जाता है तो सरवाइव नहीं हो पाएगा, फिर से घूम फिर के थोड़ा बहुत नीचे आ जाएंगे। अब अभी इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो जाएगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मार्केट अभी है नहीं, तो वो उतना पेशेंस लोगों के अंदर है नहीं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। अभी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ अगर किसी के पास है तो बने रहिए। फ्रेश अभी बाई नहीं करना चाहिए, देखिए डे हाई में है, चल रहा है थोड़ा, अभी भी यहाँ से 20, 25, 30 रुपीज चल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है प्रदीप भाई। आगे बढ़ते हैं सर, अगला कुछ सवाल लेते हैं। यहाँ पर टेक महिंद्रा, इसमें एक हमारे दर्शक का सवाल है, इसमें क्या करना है सर? टेक महिंद्रा, ओके। अभी टेक महिंद्रा में मुझे लगता है कि एक रिकवरी आ सकता है डेफिनेटली। ये स्टॉक वैल्यू जोन के आसपास आ गया था रिसेंटली, 1310 1315 के रेंज पे। जिस तरीके से मूव चल रहा है, एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 1520 1530 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो अगर किसी के पास है, आप डेफिनेटली आप बने रहिए, एवरेज करने का भी राइट टाइम है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर सन फार्मा पर सर, सन फार्मा पर आपका व्यू? सान फार्मा, ओके। अभी सान फार्मा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ओवरऑल देखेंगे, एक मोटा मोटा 4 टाइम्स टॉप फॉर्मेशन हुआ था 1800 के रेंज पे, 1850 के रेंज पे। तो 1850 का रेंज क्रॉस नहीं हो पाया। वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर किसी को करना है, 1663 से लेके 1683 के जोन पे करना है। तो ओवरऑल एक अभी तो एक मैं बोलूंगा डाउन ट्रेंड मैं नहीं बोलूंगा, एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। एक कंसोलिडेशन जब तक ब्रेक करके सस्टेन नहीं होगा एंड 1850 एंड अबव एक बार क्लोजिंग नहीं देगा ना, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भागेगा नहीं। हाँ, ये अच्छा है, एटलीस्ट नीचे नहीं आया। तो जिनके पास होल्डिंग है, डेफिनेटली फॉर द लॉन्ग टू मीडियम टर्म आप बने रहिए। ठीक है। श्रवण सिंह जी का सवाल है, सोनम लिमिटेड, इस पर 2 से 4 हफ्ते के लिए पूछ रहे हैं। ये बड़े शार्प ट्रेडर हैं प्रदीप जी, शार्प ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर काइंड। 53 रुपये का ये शेयर इन्होंने ढूंढा है, आई डोंट नो इन्होंने कहाँ से ढूंढा है सोनम लिमिटेड। इस काउंटर के बारे में बताएं सर, अगर चार्ट पैटर्न कुछ दिख रहा हो आपको, क्योंकि ये दिख तो रहा है कि फरवरी 2026 से 40 रुपये से 55 तक पहुँच गया।
पिछले एक सवा महीने में? सॉरी विवेक सर, ये आई थिंक एसएमई में लिस्टिंग है, या तो 200 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये मैं ट्रैक नहीं करता, बहुत ही छोटा माइक्रो कैप है और हम्म। इसमें लिक्विडिटी का इशू है। सो ऐसा स्टॉक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। हम्म। कोई भी कंपनी, देखिए माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, द प्रॉब्लम इज अगर आपके पास पूरा फंडामेंटल रीजन क्लैरिटी स्टडी है तो हम्म। डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट। बाकी पर्टिकुलर स्टॉक हम ट्रैक नहीं करते, तो इसमें मैं कोई व्यू अभी दे नहीं पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक शेयर जो आप अक्सर ट्रैक भी करते हो, एजीआई इंफ्रा, इसमें कोई व्यू है क्या आपका? ये आज 4.5% ऊपर है। हाँ, ये स्टॉक आपको बने रहना है लगातार। हमने देखा कि आईपीओ जब आया था, आईपीओ बेस बनने के बाद लगातार एक हायर हाई फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली बने रहिए। जिस तरीके से मूव दिखा रहा है, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये 375 380 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। आप शॉर्ट टाइम के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर किसी के पास भी है 270 एक स्टॉप लॉस आपके लिए होना चाहिए। बने रहिए, आप जितना स्टॉक ऊपर आता है आप ट्रेल करते रहिए। अगर किसी ने मान लीजिए 177 200 250 के आसपास किसी का भी बाइंग है, तो 270 आपके लिए एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। और अगर हम फ्रेश भी बाई करेंगे तो इजीली आपको 267 280 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। आप ट्रेंड में है एंड मार्केट इतना खराब हुआ है, इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आया है, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशंस मेंटेन कर रहा है। ऐसे स्टॉक रडार पे रखिए, होल्ड होल्ड कीजिए, बने रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं, सुनंदा शर्मा जी, अदानी ग्रीन 861 की बाइंग है, कहाँ एवरेज करें? देखिए अदानी ग्रीन एक बार चार्ट बहुत खराब है, अगर एक बार एवरेज करना मैं चाहता भी हूं तो बेटर होगा कि 740 750 से पहले मैं करूंगा नहीं। और जिस तरीके का चार्ट खराब हुआ है, सो बेटर होगा जब तक चार्ट में ये प्राइस में ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक आपको व्यू नहीं करना चाहिए यहाँ पे ज्यादा कुछ, क्योंकि ये काउंटर ही हाई बीटा काउंटर है। मतलब मैं अदानी ग्रुप के साथ मैं पॉजिटिव हूँ ओवर द लॉन्ग टाइम, लेकिन शॉर्ट टाइम में बहुत वॉलेटाइल होता है। तो इसीलिए मैं अभी करंट जोन से भी कंफर्ट जोन नहीं फील कर रहा हूँ। और 1000 के आसपास 980 के आसपास मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है कि एक बार नीचे आता है अच्छा फेयर वैल्यूएशंस पे तभी हम बाई करेंगे। तो अभी देखिए 800 के आसपास आया है, ऑब्वियसली ऊपर से तो हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये डाउन साइड कंटिन्यू चल रहा है जी। ठीक है। गुलाम अली साहब हैं, ये पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बताएं सर, इसको क्या कर सकते हैं? ओके। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी इसमें कुछ भी पोजीशन नहीं बनाया जा सकता। ओवर द टाइम हमने देखा कि स्टॉक नहीं चला। इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूँ 2020 में भी प्राइस था 2530 के आसपास, और अभी भी देखिए 2000 के आसपास का प्राइस है। तो लास्ट 4 5 साल में ना स्टॉक ओवरऑल चला नहीं। सो बेटर होगा अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2 3 साल बैठे रहेंगे। ऑलरेडी जो लोग 2 3 साल से है इन्वेस्टमेंट करके वो बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप बने रहिए, लेकिन इस बाजार में मैं लॉन्ग टर्म आपको क्या ही बोलूँ। तो सिचुएशंस के हिसाब से देखा जाए तो एक मूव आपको 2140 2150 2150 तक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करना फिर से थोड़ा मुश्किल है। लास्ट 4 साल से नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से एक बार सोचिए। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं सर, राजीव जी, कि एचएएल का शेयर प्राइस डाउन क्यों हो रहा है, प्लीज़ बताएं सर। जिस वजह से मार्केट डाउन हो रहा है उसी वजह से एचएएल और सारे ही शेयर गिरे। कोई स्पेसिफिक रीज़न एज सच इस समय मार्केट में कुछ भी नहीं था। बाकी आप जो जिस प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हो कि डिफेंस शेयर क्यों नहीं चले, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं चला वॉर के चक्कर में। प्रदीप भाई, ये इस बार धोखा नहीं हुआ कि डिफेंस शेयरों के साथ कि मुझे लगता है कि विवेक जी सोचना ऐसा रखना चाहिए, डिफेंस ऑलरेडी चला हुआ है, बहुत चला हुआ। आप देखिए 2019 20 21 22 23 नॉन स्टॉप चला है। तो मुझे लगता है कि ये ना मार्केट का एक मिसकॉन्सेप्शन है। अब देखिए गोल्ड सिल्वर भी बहुत चला हुआ है। तो जब गोल्ड सिल्वर ऊपर था, मतलब हम लोग चीख चीख के बोल रहे थे एग्जिट कीजिए, नहीं लेना है नहीं लेना है। अब कहीं ना कहीं करेक्शंस तो ये होना ही था। अब अगर कहीं ना कहीं फेयर वैल्यूएशंस में था तो फिर वो एक बात बनता था कि नहीं यार अभी उल्टा क्यों रिएक्शंस हो रहा है। अब देखेंगे, हमने अभी रेलवे में बात किया, लास्ट 1 1.5 साल में रेलवे नहीं चला। डिफेंस भी देखेंगे, जिस टाइम पे डिफेंस का बूम आया था चल गया है ऑलरेडी। सो वो आप जो अभी थोड़ा टाइम पहले बोल रहे थे ना कि नेक्स्ट क्या थीम चल सकता है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिफेंस चल गया है। हाँ, डिफेंस ऐसा सेक्टर है कि लॉन्ग टाइम में आपको ऊपर ही आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब दिस इज द नॉट राइट टाइम। मुझे लगता है कि एईसीएल जैसे स्टॉक, जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है,
हम भी बुलिश थे, लेकिन एक डेडिकेटेड स्टॉप लॉस हमने मेंटेन किया है। तो इसके नीचे जैसे ही चार्ट खराब हुआ है, अभी मुझे लगता है कि चार्ट में रियली बात करेंगे तो 3,200 3,100 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है एचएल जैसे स्टॉक्स में। 3,650 के रेंज पे चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है, कल को अगर फिर से यहाँ से थोड़ा बहुत बेस फॉर्मेशन होता है, कल को अगर सिचुएशन सही होता है, तब हम फिर से यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन चार्ट में तो 3,100 200 से पहले कुछ भी मैं प्रोमिनेंट सपोर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं रेलवे 900 1000% चला है, डिफेंस चला है, गोल्ड सिल्वर इतना चला है, तो प्रॉफिट बुक तो आना ही बनता ही है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, बोलने का तो बहुत ज्यादा अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन इतना चला है तो इतना चलने के बाद अभी हम फिर से चलेगा भागेगा, ये मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। लुपिन, साक्षी जी पूछ रही हैं सर, 2090 पर आपने कभी कहा होगा कि बाय कर लें, अभी इस पर क्या करना है? मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए इसमें। अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट देखेंगे ना, पैटर्न मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है डुलपिन का। इनफैक्ट आई थिंक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने ये एक लॉन्ग टर्म वाला कॉल भी दिया है हमारे क्लाइंटों को। आप देखेंगे 2015 का जो टॉप था ऑलमोस्ट 2123 के रेंज में था, और रिसेंटली एक बार अटेम्प्ट लिया था दिसंबर 24 में 2380 के जोन, तो वहां पे अल्टीमेटली फेल हो गया। ओवरऑल चार्ट में काप एंड हैंडल फॉर्मेशंस, काप एंड हैंडल के बाद हैंडल पे ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है, फिर से ब्रेकआउट देने के लिए अटेम्प्ट लगा रहा है। तो ओवरऑल ये जो ऑलमोस्ट 10-11 साल का एक कंसोलिडेशन रेंज है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट, और मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट नीचे आया है, लुपिन नीचे नहीं आया है। कहीं ना कहीं मुझे ये पैटर्न एबी लास्ट हमने एबी कैपिटल में देखा था, एंड जितने भी स्टॉक्स में ऐसे लॉन्ग टाइम में एक ब्रेकआउट आता है, लॉन्ग चलता है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। 3,200 3,100 तक ये मूव आपको लेके जाएगा, नेक्स्ट आने वाला 3-4 क्वार्टर में पॉसिबल है। होल्ड कीजिए, बने रहिए। एक हमारी दर्शक हैं सानवी सावंत जी, ये पूछे हैं BHEL सर 234 का लिया और GMR एयरपोर्ट 78 रुपये का लिया, होल्ड या एग्जिट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? देखिए, मुझे लगता है कि जीएमआर एयरपोर्ट 255 के रेंज पे अभी, सॉरी बीएचईएल 255 के रेंज पे अभी चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको 240 के रेंज में मेंटेन करना चाहिए। स्टॉक का एक रेंज था, सेलिंग प्रेशर आपको 298 300 से देखने को मिला, लेकिन अभी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगेन आपको 295 300 तक आते हुए दिखाई देंगे। अगर बेचना ही है तो 92 95 के आसपास बेचना है, उससे पहले नहीं। जीएमआर एयरपोर्ट में भी हमने देखा सेलिंग प्रेशर आ गया था ऑलमोस्ट 107 110 के रेंज पे, अभी 88 के रेंज के आसपास है। एक 80 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बने रहिए। एवरेज 85 80 के रेंज पे करना चाहिए। अगेन आपको पुल बैक आते हुए दिखाई देंगे इसमें। और अगर 100 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हो जाता है तो अगेन आपको 130 तक भी मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। और जीएमआर एयरपोर्ट जैसे काउंटर्स में मैं बिलीव रख रहा हूँ। जिस तरीके से एविएशन सेक्टर में इंडिया में रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जीएमआर एयरपोर्ट आपको रडार पे रखना चाहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए, बट दिस इज नॉट राइट टाइम। आपको 2-3 महीना नहीं चलता हुआ दिखाई देंगे, तो उसके हिसाब से आपको पेशेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर, तो GMR एयरपोर्ट पर आपको राय मिली है। और सब बेलराइज यूसुफ साहब हैं, यूसुफ सिद्दीकी साहब, ये पूछ रहे हैं सर 194 रुपये का लिया हुआ है, इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, 200 पार कर पाएगा? बिल्कुल इसमें स्ट्रेंथ है, और 200 का 240 50 का भी टारगेट मेरा इसमें है। हमने इसको आईपीओ के बाद ही हमारा कवरेज में स्टार्ट हुआ था, और लगातार टारगेट 180 190 था, अचीव भी हुआ। मार्केट में इतना खराब सिचुएशंस है कि पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं आया, तो स्ट्रेंथ बहुत है इसमें। चार्ट में अगर आप देखेंगे, वीकली चार्ट में भी स्ट्रेंथ है। एक स्टॉप लॉस 155 के रेंज पे मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी का भी बाइंग 170 से लेके 118 85 के रेंज पे है, बिल्कुल आप बने रहिए। 155 आपके लिए एक फिक्स स्टॉप लॉस, बने रहिए। जैसे ही स्टॉक 200 ब्रेक करेगा, इस बार 240 250 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है, बने रहिए, होल्ड कीजिए। बहुत प्रोमिनेंट वैल्यू स्टॉक है। अब दोबारा मित्रता निभाने का टाइम आया है, JSW इंफ्रा और IOC, ये अंशुल भाई बड़े क्लोजली देखते हैं। प्रदीप जी, आजकल वो तो गोवा छुट्टियों में घूम रहे हैं, पता नहीं कोई फोटो वोटो अपडेट किया आपको? एक दो फोटो भेजा था 2 दिन पहले, लेकिन लास्ट 24 आवर्स में कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। मस्ती में है, लगता है बहुत बिंदास है। हाँ, मुझे लग रहा है वहाँ पर टीटूज और वो सब गए हुए हैं वहाँ पर, क्लब कबाना वगैरह। ठीक है, बढ़िया है, मज़े करने दीजिए उन्हें सर। JSW इंफ्रा और IOC करंट प्राइस पर क्या कर सकते हैं? एक रिशु जी हैं, JSW इंफ्रा में क्या करें, और IOC करंट प्राइस पर ले सकते हैं या नहीं, तरुण जी पूछ रहे हैं।
देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है, मैं बोलूंगा एक बार वेट करके जाइए। हम्म। पैनिक लो था ऑलमोस्ट 221 टू 25 के आसपास। हम्म। एक बार वेट करना बहुत सही रहेगा। हम्म। 230-35 के आसपास कभी भी नीचे आता है तो आपको ऐड करने का सलाह रहेगा। लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम में स्टॉक नहीं चल रहा है। आईओसी बहुत ही बढ़िया काउंटर है, और ऑलरेडी हमने टॉप से अच्छा खासा डाउनफॉल इसमें देख लिया है। 185 से लगातार एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में। एक बार 122 से लेके 125 का जो रेंज है, इस रेंज को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार स्टैगर मैनर में बाय करने का सलाह दूंगा। 138 है, क्योंकि 130 में बहुत ही एक बढ़िया सपोर्ट है। तो 132 से लेके 135 के रेंज पे एक बार बाय कीजिए। सपोज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, यू कैन इन्वेस्ट इस लेवल पे। आप एक बार 25-30% निवेश कीजिए, बाकी का जो 70% है एक बार स्टैगर मैनर पे फिर से हम एक बार 120 से लेके 125 के रेंज पे करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं करेंगे। सो एक बार वेट करना है। तो वेट करना है। एक सवाल एचडीएफसी बैंक पर हमने ले लिया, टाटा कंज्यूमर। जॉय जी का सवाल है, कोलकाता से ही है सर, आपके वहाँ से ही। टाटा कंज्यूमर 1012 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों के व्यू जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए 1035 के आसपास का प्राइस है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अभी इसमें भी शॉर्ट ओपन है, अभी भी चार्ट खराब है। 947 नीचे आ सकता है। अभी भी मार्केट ऐसे कुछ भी मैं स्ट्रॉन्ग चार्ट या तो फॉर्मेशन नहीं देख पा रहा हूँ। वेट कीजिए, 1070 ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मूव आपको 1140 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों साइड ही लेवल आपको बता दिया। नीचे के साइड में आपको 9 मोटा मोटा 50 तक मूव आपको डाउन साइड अगर आता है तो आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर बाई चांस मार्केट ऐसे ऑलमोस्ट बेस फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि चांसेस थोड़ा कम ही है, अभी तो 1-2 दिन में नहीं होने वाला कुछ। 975-80 क्रॉस होने के बाद 1150, उसके बाद 1200 का टारगेट। एक हमारे दर्शक हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछ रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि इसमें 40% का लॉस हो रहा है, क्या करें इस काउंटर पर। ये एक स्टॉक है, मतलब मुझे याद है एक बार ये हमारा पीछे जो नंबर दिया रहता है, ये देख के क्लाइंट ने फोन किया था ऑलमोस्ट आज से 6 महीना पहले। उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस था 145। उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि प्रदीप सर ये बेसिकली हमारा ना लॉस हो रहा है, और बेसिकली मैं बात करता नहीं हूँ, जनरली हमारा टीम बात कर लेता है। मैंने उनको बात किया था उस टाइम पे, फोन में मैंने रिसीव किया था तो बताया था कि सर आप भेज दीजिए, ये स्टॉक यहाँ से आधा भी हो सकता है। और जब जब ये स्टॉक मेरा सामने आता है, मुझे बस इसी स्टॉक का नाम याद आ जाता है, और वो जो इन्वेस्टर है उनका नाम मुझे याद आता है। तो अगर भाई साहब वीडियो देख रहा है तो उनको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक हमने 140 में प्रेडिक्ट किया था कि आधा हो जाएगा, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ स्टॉक 57 क्या, स्टॉक 20 रुपीज भी आ सकता है। सो ये ओला का भाई है, आप ये भी मान के चल सकते हो। ये स्टॉक का चार्ट जिस तरीके से खराब हुआ है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी बाई नहीं करना चाहिए, एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। कुछ भी उछाल मिलता है तुरंत एग्जिट करने का आप यहाँ पे व्यू बनाइए। तो उछाल में एग्जिट जय बालाजी से, बिल्कुल ठीक बात है। और अगला सवाल हमें मिला है जीएमडीसी पर, क्या इसको बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और केएम हीट एक्सचेंजर में 26,000 का प्रॉफिट बुक किया इन्हीं दर्शक ने, दिलीप कुमार जी ने। सर अब जीएमडीसी पर नज़र लगा रखे हैं इन्होंने। देखिए जीएमडीसी अच्छा लगता है वो। मुझे लगता है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न भी है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बने रहिए। 630 ब्रेक होने के बाद ही स्टॉक आपको इजीली 750-800 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड कीजिए, बने रहिए। और फ्रेश बाई भी हम एक बार ब्रेकआउट के बाद करके जाएंगे। अदरवाइज अगर आप करना चाहते हो तो एक बार 555-560 के रेंज पे भी हम करके जा सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टाइम में मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर ही मैक्सिमम इसमें मूव अच्छा खासा 750-800 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है राकेश शर्मा जी का, पीएनबी, इन्होंने 117 रुपए के खरीदे हुए हैं सर, इस पर आपका व्यू। 107 के आसपास का प्राइस है। ओवरऑल हमने देखा कि निफ्टी जो अपना पीएसयू इंडेक्स है, पीएसयू बैंक इंडेक्स है, जिस तरीके से अभी थोड़ा बहुत इसमें सेलिंग प्रेशर आया है, कंटिन्यू अभी भी चल सकता है। 101 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाय अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, मनमोहन जी का, ये पूछे हैं सर, जेके टायर और बैंक ऑफ इंडिया को सही लेवल क्या होंगे बाय करने के लिए। देखिए जेके जेके बैंक ऑन कर दिया हमने। जेके टायर। जेके टायर
हाँ, वो जे के टायर पे जे एंड के लगा दिया तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक आ गया। हाँ। सो जे के टायर अभी 394 के आसपास है। सर, जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है, मुझे लगता नहीं कि अभी फ्रेश बाई करना चाहिए। इनफैक्ट आज मैं और एक चैनल में था, वहाँ पे भी डिस्कशन हो रहा था, 412-15 के आसपास का प्राइस था। कुछ भी सपोर्ट नहीं है। तो देखिए, जब तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अभी भी चार्ट यही बोल रहा है कि 358 भी आ सकता है, 350 भी आ सकता है। सो पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें अभी भी कुछ अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है, तो एक बार अपना दूरी मेंटेन कीजिए। 358 360 के रेंज पे एक बार हम रिव्यू करेंगे। और एक स्टॉक सर, क्या नाम है? जेके टायर था, और एक था सर बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया मुझे लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि पीएसयू बैंक में जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आया है, अभी भी ये सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत कंटिन्यू रह सकता है। करेंट जोन से अभी भी 10 to 12% का डाउन साइड में देख रहा हूँ, वहाँ पे अच्छा वैल्यू जोन में आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो करेंट जोन से 10% अगर नीचे, 10 to 12% मैक्सिमम नीचे आता है, तो एक बार हम एवरेज करने का सलाह देंगे, या तो फ्रेश बाई भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं।